जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पेंशन न्यूज़ पोर्टल पे। जी हाँ फ्रेंड्स, EPS 95 पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन 7500 प्लस DA को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है कि आपकी पेंशन है जो कितनी बढ़ेगी और कब तक बढ़ जाएगी, ये आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा फ्रेंड्स से कि 65 लाख से ज़्यादा पेंशन भोगी है उनको पेंशन बढ़ने का इंतज़ार है। और अभी ये फाइनल हो चुका कि कब तक EPF ने हायर पेंशन और प्लस ऑप्शन जो अप्लाई करने की डेडलाइन थी वो 11 जुलाई तक बढ़ाई थी। और अब इससे कितनी पेंशन बढ़ जाएगी और इससे किसको फ़ायदा होने वाला, किसको नुकसान होने वाला, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी पता चल सके कि कितनी पेंशन बढ़ेगी और कितनी नहीं बढ़ेगी। जब फ्रेंड्स 11 जुलाई लास्ट थी जो EPF में हायर पेंशन का विकल्प चुनने का, वो ख़त्म हो चुकी है, एंड हो चुकी है। आवेदकों को EPF पोर्टल के माध्यम से अपना आवेदन जमा करने में कोई दिक्कत का भी सामना करना पड़ा था। अब पहले बताते हैं फ्रेंड्स कि इसमें EPF मेंबर्स के दो अकाउंट होते हैं, एक तो होता है EPF कर्मचारी भविष्य निधि और दूसरा होता है EPS कर्मचारी पेंशन योजना। तो हर महीने एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते से 12% रकम काटकर EPF अकाउंट में जमा की जाती। इतनी राशि एम्प्लॉय के अकाउंट में जमा करता है और उसमें से 12% योगदान होता है, लेकिन उसमें 8.33% जो EPS में जाता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 में 16 नवंबर 1995 को लागू किया गया था और इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन के लिए 1 सितंबर 2014 से पहले 5000 और 6500 रुपये का कैप था, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके 15000 रुपये कर दिया था। अब 16/11/1995 से 2001 तक का 7/10/2000 तक का 5000 था और मैक्सिमम 417 रुपये ही EPS अकाउंट में जमा जा सकते थे, लेकिन अब ये बढ़ करके 2014 से आज तक पेंशन में 15000 मतलब 1250 रुपये पेंशन फंड में जा सकते हैं। अब उदाहरण के हिसाब से समझ आते हैं आपको कि अगर आप जनवरी 2010 में EPF स्कीम में शामिल हुए हैं तो सैलरी आपकी बेसिक और DA 20,000 रुपये थी। तो योजना में शामिल होने की तारीख 31 अगस्त 2014 तक मंथली कंट्रीब्यूशन ऐसा होता था जो 6500 रुपये का 8.33% मतलब 541 रुपये ही जमा होता था, लेकिन 1 सितंबर 2014 के योगदान से अब 15,000 का बेसिक मतलब 1250 रुपये आपका EPS में जाता है, जो आपका जाता है। अब हायर पेंशन क्या है, इसमें एक प्रावधान जोड़ा गया था EPS 95 के पैरा 11(3) में, और इसमें EPF मेंबर्स को अपने पेंशन कंट्रीब्यूशन में पूरी सैलरी के 8.33% बढ़ाने की अनुमति दी गई थी, यानी उनसे ज़्यादा पेंशन पाने का मौका दिया गया। EPF ने कर्मचारी को हायर पेंशन योगदान के लिए जॉइंट ऑप्शन फॉर्म दाखिल करने के लिए केवल 6 महीने का समय दिया था। जिन लोगों ने ऑप्शन चुना था उनकी पूरी सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में 31 अगस्त 2014 तक जाता रहा और बाद में नियमों में बदलाव करते हुए 2014 से EPF में शामिल हुए सभी लोगों को हायर पेंशन ऑप्शन चुनने का मौका दिया गया। इसके लिए 6 महीने की डेडलाइन तय की गई थी और अंतिम तारीख जो 2015 थी, 28/2/2015। कई कर्मचारियों ने कहा कि इस बात की जानकारी नहीं थी हायर पेंशन के लिए उसे जॉइंट ऑप्शन का चुनना होगा। और अब आगे बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में 4 बड़ी बातें कही थी। जो 1/9/2014 को सर्विस में थे उन्हें जॉइंट ऑप्शन चुना लेकिन रिजेक्ट हो गया, वो हायर पेंशन ऑप्शन चुन सकते हैं। जो लोग 1/9/2014 को सर्विस में थे और उन्होंने जॉइंट ऑप्शन ही नहीं चुना, ऐसे भी हायर ऑप्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। जो लोग 1/9/2014 से पहले रिटायर्ड हो चुके हैं उन्हें जॉइंट ऑप्शन चुना लेकिन रिजेक्ट हो गया, वे भी इसके लिए एलिजिबल है। ऐसी 4 बातें कही थी। 2014 से पहले जो रिटायर्ड हो चुके थे उन्होंने जॉइंट ऑप्शन नहीं चुना, ऐसे लोग हायर पेंशन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। मतलब हायर पेंशन चुनने से विकल्प में क्या बदलाव होने वाला है, तो रिटायरमेंट के बाद में मिलने वाला लमसम अमाउंट घट जाएगा लेकिन पेंशन बढ़ जाएगी। जानकारों के मुताबिक बात कर बताएं तो फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। अगर नौकरी में कुछ साल ही बचे हैं तो कर्मचारी फोकस एक मुक्त राशि जो होना चाहिए। अगर नौकरी में अभी भी और साल बाकी बचे हैं तो हायर पेंशन का एक विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। तो एक कैलकुलेशन आपको बताते हैं कि जैसे 15,000 के कैप पर EPF कंट्रीब्यूशन जो 1250 रुपये 8.33% के हिसाब से होता है और EPF कंट्रीब्यूशन 10,750 रुपये बचता है। इस तरह से 12,000 की जो आपका एम्प्लॉयर EPF कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से ये जैसे कोई एक है कर्मचारी जिनकी 25 साल की उम्र में EPF में शामिल हुआ और 58 साल में रिटायर्ड होगा, तो इस केस में पेंशनेबल सैलरी 15,000 रुपये होगी और पेंशनेबल सर्विस 33 साल की होगी। इस प्रकार जो एक कर्मचारी है उसको 7,071 रुपये की मंथली पेंशन मिलने वाली है। और एक्चुअल सैलरी पर EPF कंट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर 1 लाख का सैलरी है तो उसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12,000 होगा और एक्चुअल सैलरी
एक्चुअल सैलरी ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 8,330 रुपये होगी और ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 3,670 रुपये होगा। तो जो एक दूसरा कर्मचारी है जिसकी 25 साल की उम्र में ईपीएफ में शामिल हुआ और 58 साल की उम्र में रिटायर्ड हो गया, तो इस केस में उसे 40,000 पेंशनेबल सैलरी होगी और पेंशनेबल सर्विस 33 साल की, तो उनको 18,857 रुपये की मंथली पेंशन मिलने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। अगर ऐसा होता तो उसको हायर पेंशन का ऑप्शन का चुनने का विकल्प मिला, अगर वो चुनते हैं तो उस तरह से उनको 18,000 से ऊपर ज़्यादा पेंशन मिलने वाली है। इससे साफ हो गया कि पेंशन ऑप्शन में, जो हायर पेंशन ऑप्शन में पेंशन फंड का ज़्यादा जमा होंगे तो उनको अमाउंट भी ज़्यादा मिलेगा। इस तरह से ईपीएफ से ईपीएफ अकाउंट में पूरे सर्विस पीरियड के दौरान ट्रांसफ़र हो जाएगा और रिटायरमेंट तक की डेडलाइन थी उसमें सर्विस ऐड हो जाएगी, तो 7,080 रुपये तक की एक्स्ट्रा अमाउंट बनने वाला है। हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने की प्रोसेस थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है और इस तरह से उनकी पेंशन में काफ़ी बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।